शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक डेली पढ़ा करता था। और ये रूटीन ऐसा बन गया, ये ऐसी लत पड़ गई मेरी पढ़ने की कि जिस दिन मैं अगर नहीं पढ़ता था ना, उस दिन मेरी सांसें बहुत तेज हुआ करती थी, घबराहट बेचैनी हो जाती थी। और ये घबराहट बेचैनी तभी दूर हुआ करती थी जिस समय मैं अपनी बायोलॉजी की बुक्स को लेकर बैठा करता था। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आकाश शर्मा और मैं यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और आज मैं आप लोगों को अपनी जो नीट की जो जर्नी थी उसको मैं कुछ बताने वाला हूं। मेरे साथ अनहोनी किस तरीके से हुई, जिस अनहोनी ने मुझे पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया था। तो आपको पता था, ये बात है 2013 की, जब हम मतलब कि 10th का हमारा जब रिजल्ट निकला था तो हम बहुत खुश थे। और उस समय हमें मतलब कि इतने खुश थे कि हमने चारों तरफ लड्डू बड़ा बटना शुरू कर दिया, हर जगह पर खुशी का माहौल था। लेकिन जब हम 10th से जैसे हम फर्स्ट ईयर में आना स्टार्ट हुए तो उस समय हमें क्या काम था, घर की परिस्थिति कुछ ज़्यादा गंभीर होने के कारण हमको बाहर काम भी करना पड़ा। मतलब इस तरीके से कंडीशन हो गई थी कि कोचिंग भी हमें खुद के पैसों से लगाना पड़ा और उसके साथ हमें पढ़ाई भी करनी पड़ी और दूसरी जगह पर काम भी करना पड़ा। ये धीरे धीरे इसी तरीके से चलता गया और हम जो 11th जो थी, 11th भी हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से हमने पास कर ली। लेकिन तब तक हमें नीट नाम का जो ये शब्द है ये हमको नहीं पता था। लेकिन जैसे ही हम 12th क्लास में आए तो उसके बाद में हम आपको बता दें, हमारे कॉन्टैक्ट में हमारे डॉक्टर हैं, हमारे मामा जी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सागर शर्मा। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप नीट की तैयारी जरूर कर लेना। लेकिन आप लोगों को बता दें, 2015 में जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी जर्नी को, तो उस समय हम 12th क्लास में थे। तो 2015 में नीट कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं था पहले, ठीक है। उस समय एग्ज़ाम हुआ करता था, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हुआ करते थे जिसको बोलते हैं UPCPMT, ठीक है। मतलब हर स्टेट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो अपना मेडिकल कॉलेज के मतलब अपना वो करा करते थे, मतलब टेस्ट बड़ा कराते थे। जैसे UPCPMT अलग है, PMT मतलब कि पंजाब की अलग है, राजस्थान की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है। तो अलग अलग स्टेट के हुआ करते थे, बहुत सारे हुआ करते थे, ठीक है ना। तो उस समय की बात है जब 2000 मतलब कि हमने 15 में क्या काम किया, अच्छे तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी वगैरह भी कर रखी थी। और उस समय हम जब 12th में थे तो उस समय हमारा एक दोस्त भी है जिसका नाम मुकुल है। तो आपको पता, वो और मैं साथ में मिलकर आराम से मतलब कि स्टडी करते थे। और हम घर से बाहर एक हमारा एक छोटा सा मतलब कि एक हॉस्पिटल नुमा एक जगह थी भूदेवी धाम के अंदर, वहाँ पर हम आराम से स्टडी किया करते थे। जब वह हम दोनों स्टडी करते थे तो नाइट के समय में हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ते थे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता, मैं भी। मतलब कि फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होते थे बहुत अच्छे तरीके से करते थे, डेरिवेशन बड़ी बड़ी जो होती थी बहुत अच्छे तरीके से करते थे। प्लस मैंने एक रूटीन बना रखा था उस समय कि शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मुझे बायोलॉजी पढ़नी थी। क्योंकि जिस समय मैं 12th में था तो मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे टीचर्स आसपास में देखे, लेकिन कोई भी टीचर्स मुझे नहीं मिले। और जो मिले भी तो मुझे मतलब कि वहाँ पर पढ़ना, उनका पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण मुझे मैंने वहाँ से कोचिंग छोड़ दी। लेकिन फिर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया बायोलॉजी में डेली की डेली शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक डेली पढ़ा करता था। और ये रूटीन ऐसा बन गया, ये ऐसी लत पड़ गई मेरी पढ़ने की कि जिस दिन मैं अगर नहीं पढ़ता था ना, उस दिन मेरी सांसें बहुत तेज हुआ करती थी, घबराहट बेचैनी हो जाती थी। और ये घबराहट बेचैनी तभी दूर हुआ करती थी जिस समय मैं अपनी बायोलॉजी की बुक्स को लेकर बैठा करता था। आपको बता दें, अभी तो NCERT है, NCERT बुक काफ़ी छोटी है, लेकिन उस समय हमारे पास MP कौशिक की मतलब बुक्स आया करती थी, जो कि इतनी मोटी मोटी बुकें हुआ करती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको लर्न किया, बहुत अच्छे तरीके से समझा। उस समय नोट सेल्फ स्टडी करके नोट्स हमने काफ़ी अच्छे बनाए। और उस समय मेरे मतलब कि बायो में 88 नंबर भी आए थे, ठीक है। कुछ मेरे जो नंबर कटे थे 90+ होते, कुछ नंबर जो कटे थे वो कट गए थे डायग्राम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा अच्छा रहा, हमने क्या काम किया, बहुत अच्छे तरीके से 12th के एग्जाम भी दिए। 12th के एग्जाम देने के बाद हमारा क्या होता है कि हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं UPCPMT की हम तैयारी करते हैं। तो UPCPMT का जो पेपर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आते, मतलब कि डायरेक्ट ये बोल रहे हैं, काफ़ी सरल से क्वेश्चन आया करते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ करते थे। UPCPMT की जो बुक थी 450 रुपये की मैं उस समय लेकर आया था, ठीक है। मैंने बुक्स वगैरह भी खरीद ली, उसके बाद में तैयारी करना भी स्टार्ट किया हमने। लेकिन उस समय भी बायोलॉजी की मुझे कोई टीचर नहीं मिले, उस समय मैंने सेल्फ स्टडी की थी। लेकिन सेल्फ स्टडी इस लेवल की थी मैंने कि UPCPMT का जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करा करता था तो मुझसे आराम से हर क्वेश्चन सॉल्व कर देता था मैं। 10 साल के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे। उसके साथ साथ में केमिस्ट्री में LLS करके आती है, हमने वो सॉल्व कर रखे थे, ठीक है, शायद विद्या की आती है। उसके बाद में फिजिक्स में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन था वो मुझे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मतलब पैदा करता था। तो लेकिन मेरी फिर भी ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा मेरा UPCPMT के हिसाब से तैयारी हो गई थी। लेकिन जैसे हम 2016 में पहुँचते हैं तो एक
खबर आती है कि जितने भी, उस खबर से पहले जैसे मतलब कि यूपी सीपीएमटी का जो फॉर्म आता है तो हमने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया। हमने यूपी सीपीएमटी का भी भरा था, राजस्थान का भी भरा था, पंजाब का भी भरा था, उसके साथ साथ में मैंने 1-2 और भरे थे, मतलब टोटल मिलाकर मैंने भरे थे 5 से 6 फॉर्म भरे थे मैंने उस समय। और आपको बता दें हर एक फॉर्म की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, सब 1000 से ऊपर की फीस हुआ करती थी, ठीक है। तो इतनी बड़ी फीस, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी था मैं, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा फीस। तो जब मैंने अपने घर वालों से पैसा मांगा था उस समय, तो उन्होंने कहा था कि बेटा हमारे पास यही पैसा है, चाहे आप इन पैसों से अपना कोई बिजनेस या फिर अपना कोई काम धंधा या फिर कोई कोर्स वगैरह या फिर अपनी जो तैयारी कर रहे हो उसमें जो फॉर्म भर रहे हो इसमें आप लगा सकते हैं। मैंने कहा कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ नीट की, मतलब नीट की नहीं, यूपी सीपीएमटी की मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन हर जगह पर जब मैंने फॉर्म भर दिया उसके बाद में क्या होता है कि ऊपर से खबर आती है 2016 में कि नीट एग्ज़ाम आने वाला है और जितने भी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ाम खत्म होने वाले हैं। और हुआ भी ऐसी तरीके से कि 2016 में नीट एग्ज़ाम तो आ गया, लेकिन बाकी के जितने भी एग्ज़ाम थे वो सब के सब कैंसिल कर दिए गए। उनका ये बोलते हैं कि फ़ीस रिफंड करेंगे, लेकिन कोई भी फीस मेरे पास अभी तक नहीं आई है, कोई फीस रिफंड नहीं हुई थी। जो हमारा जितना भी पैसा था, जितना पैसा था वो टोटल हमारा फीस में चला गया था। उसके बाद में हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था कि हम कहीं तैयारी वगैरह भी फिर कर सकें। नीट का हमारा पेपर आया, दिल्ली में हमारा सेंटर पड़ा था, हमारे घर वाले भी हमारे साथ गए थे पेपर देने के लिए। तो आप लोगों को बता दें नीट का पूरा जो पेपर आता है वो पूरा आता है एनसीईआरटी बेस्ड पर, और यूपी सीपीएमटी का जो आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड पर नहीं था, वो काफ़ी इजी था। लेकिन जब ये नीट लेवल का एग्जाम वहाँ पर देने के लिए गए तो हम वहाँ पर पहुँच तो गए, हमें थोड़ा डर भी था, लेकिन वहाँ पर हमारा जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। इतना ख़राब हुआ कि हम आपको बता भी नहीं सकते, हमारे नंबर काफ़ी कम आए थे उसमें। क्योंकि नीट का जो पेपर है उसके हर एक क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। हर एक क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं और मतलब कि कॉलम वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, उसके साथ में स्टेटमेंट टाइप के काफ़ी आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। लेकिन जो यूपी सीपीएमटी था वहाँ पर बहुत सरल आया करते थे। यहाँ तक कि मैं बता दूँ ये आते थे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, इस तरीके के इतने इजी क्वेश्चन आते थे, लेकिन इसमें इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। तो जब हम वहाँ पर बैठे क्या करें, पेपर तो देना पड़ेगा। हमने वहाँ पर पेपर दिया और पेपर देने के बाद हमने वहाँ से जब लौट कर आए तो हमारा दिल काफ़ी दुख था, काफ़ी मतलब उदास थे। वो उदास इसलिए थे कि इतना पैसा खर्च हो गया, इतने फॉर्म भरे और उसका ना तो फीस रिफंड आई और ना ही हमारी अब कुछ आगे होने वाला है। उस समय हुआ क्या, लौट कर आए, हमने पूछा घर वालों से कि अब भाई बताओ क्या करना है। हमसे भी पूछा गया। हमारे पास इतना फीस नहीं था कि किसी भी मतलब कि कोचिंग में जाएं और वहाँ पर अपना एडमिशन वगैरह लेकर वहाँ पर हम अपनी स्टडी कर सकें। और इतना भी हमारे पास समय नहीं था कि उस समय के खुद से कोई सेल्फ स्टडी के लिए इतना भी समय नहीं था, क्योंकि हमें जॉब पर भी जाना होता था। उस समय मैं जॉब कर रहा था, लैब पर जॉब करता था, जो पैथोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं उस पर जॉब कर रहा था। फिर मैं वो इसलिए कर रहा था क्योंकि देखो अपने जेब के खर्चे या फिर अपने लिए भी हमें कुछ करना था, तो इसलिए हमने लैब पर काम करना शुरू किया। वहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी। मॉर्निंग में हम जाया करते थे, घर से निकलते थे 9 बजे और रात को आया करते थे 11 बजे तक। इतनी हमारी वहाँ पर रहती थी। जब रात को 9 बजे आते थे उसके बाद में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती थी पढ़ने की। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारा जो नीट का जो सपना है, डॉक्टर बनने का जो सपना है, वो पूरा दफन होता गया। फिर स्टार्ट होती है हमारी जर्नी, नीट से हटकर हमारी स्टार्ट होती है टीचिंग वाली। उसी समय हमारे एक गुरु हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आया कि आकाश हमें बायोलॉजी की टीचर की ज़रूरत है, क्या आप मतलब यहाँ पर कोचिंग दे सकते हैं। तो उस समय फिर मैंने बायोलॉजी की कोचिंग देना स्टार्ट किया। जिस समय मैंने फर्स्ट डे मेरे क्लास में घुसा था तो मैं यकीन से बता रहा हूँ, मेरे जो पैर थे वो इस तरीके से कपकपा रहे थे। हाथ जो था, मेरा हाथ भी कपकपा रहा था उस दिन। और पहली बार मतलब कि जब मैंने पढ़ा रहा था बच्चों के से फेस अपना मतलब कि आंखों में आंखें डाल के बात तक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कभी ऐसा चांस हुआ ही नहीं कि हम किसी के सामने मतलब बोल सकें कुछ भी। ये प्रॉब्लम्स आई। फिर धीरे धीरे करके मतलब कि और भी कुछ बड़ी बैच के में मैं पढ़ाना शुरू किया। तो हमने एसएससी का बैच पढ़ाया, उसमें बहुत सारे बालक हुआ करते थे, 40-40, 50-50 बालक हुआ करते थे। और मैं जितना बड़ा मैं हूँ एसएससी के बैच में, मुझसे कहीं बड़े बड़े एज के मतलब बच्चे आया करते थे और बहुत आपको बता दें बहुत बड़े बड़े बच्चे हुआ करते थे। और मैंने तो क्लास में देखा था जब मैं यूपी पुलिस का जब मतलब की तैयारी करा रहा था, तो उसमें बिल्कुल ऐसे हेल्थ वाले हुआ करते थे कि जैसे मान लो पुलिस में ही हो। और जब हमने दरोगा वगैरह की जब तैयारी कराई थी उस समय 2 पुलिस वाले भी पढ़ने के लिए आया करते थे। तो इतने बड़े बच्चों को पढ़ाना मतलब कि हम पर काफ़ी अंदर से अजीब सा लगा करता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने जिस समय हमने 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमने पहले मेहनत कर रखी थी, 12th में, वो मेहनत अब रंग लाई। हमारे कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर थे, हमारे अंदर बायोलॉजी का कॉन्फिडेंस तो अच्छा खासा था ही। लेकिन फिर हमने क्या काम किया, अच्छे तरीके से दृढ़ मजबूत अपने कॉन्सेप्ट को और कर हम क्लास में घुसते थे और फर्राटेदार बायोलॉजी पढ़ाना फिर स्टार्ट किया करते थे। धीरे धीरे पढ़ाते गए आज हमारा मतलब इस तरीके से हो गया कि हम किसी भी बैच में आसानी से हम मतलब पढ़ा पाते हैं। वैसे स्पेशली हम यूपी से हैं, अलीगढ़ से हैं, तो यहाँ पर यूपी बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड के बच्चे ज़्यादा हैं। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की क्लास ज़्यादातर हमने ली हैं। तो इस तरीके से
डॉक्टर नहीं बन पाए तो हमने टीचिंग लाइन में लिया, और अब मेरा एक सपना है कि पैसों की वजह से, नॉलेज है लेकिन पैसों की वजह से, गरीबी की वजह से नीट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ, हर एक बच्चे से मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई के लिए पैसा वगैरह देते हैं, आपसे खुद कहते हैं बेटा पढ़ लो, नीट की तैयारी कर लो, लेकिन जो बच्चे के घर वाले नीट के लिए पैसा देते हैं वो बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता, ये बहुत दुख की बात है। और एक हम जैसे बच्चे होते हैं जिनके पास पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उस समय पैसा नहीं था। तो आपको बता दें, मैं चाहता हूँ नीट के बच्चों को पढ़ाना, जैसे कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी नीट को क्लियर कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर केस में जो यूपी बोर्ड में बायोलॉजी वाला जो बच्चा है उसको काफ़ी मतलब कि हीन भावना से देखा जाता है, रट्टाफिकेशन वाला बच्चा बोला जाता है, मतलब कि उसको ऐसा समझा जाता है कि बिल्कुल बुद्धू है, इसमें कोई भी दिमाग नहीं है। देखो, बायोलॉजी वाले बच्चे भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, लेकिन बस करना यही होगा कि आपको थोड़ा सा प्रूफ करना होगा। कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस समय जब मैंने मेहनत की थी तो वो मेहनत आज मेरी रंग लेकर आ रही है। आज मैं बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे मैं बच्चों को आज मैं पढ़ा चुका हूँ और आने वाले समय में भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है और उसके साथ साथ में और भी कुछ मेरे मतलब काम चलते रहते हैं। लेकिन एक छोटी सी कसक रह गई है कि मैं नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उस समय फाइनेंशियली दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आपको बता दें, मेरा सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको नीट की तैयारी कराना और उनका सिलेक्शन कराना। मतलब अगर उनका सिलेक्शन मैं करा पाता हूं तो मैं समझूंगा कि मेरा जो एक युद्ध था जो मैं हार चुका था, ठीक है, किसी भी परिस्थिति के कारण, तो वो युद्ध मुझे जीतना है। हो सकता है इस साल मैं जीत पाऊँ, अगले साल या किसी न किसी साल मुझे जीतना जरूर है। मुझे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है और उनको सिलेक्शन जरूर दिलाना है। तो ये बस छोटी सी कहानी थी मेरी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आपको इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के लिए आप अपना जो भी समय दे रहे हैं ये आपका कभी बर्बाद नहीं होगा, ये आपका काम ज़रूर आएगा। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ बनोगे ज़रूर। बहुत से बच्चे ऐसे जो नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता तो कुछ गलत कदम उठा लेते, तो गलत कदम नहीं उठाना। भगवान ने कुछ ना कुछ सोच रखा है हर बच्चे के लिए। तो बाई चांस अगर नीट एग्ज़ाम नहीं निकल पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेंगी। देखो, हम तो सिर्फ सोचते हैं, करवाने वाला तो ऊपर वाला है। भगवान ने सोच रखा होगा कि इस बच्चे को टीचर बनाना है तो टीचर बना दिया, जिसको नीट क्रैक करवाना है वो नीट क्रैक करवाएगा। भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखता है, तो आपके लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा होगा। बस कोई कभी भी गलत कदम मत उठाइएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल